हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पहले हम आईपीसी पढ़ते थे, बट आज के टाइम पे हम बीएनएस पढ़ते हैं, भारतीय न्याय संहिता। इस लॉ को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या पड़ा, अब काफ़ी टाइम हो गया, ये सबको पता होएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे जहाँ तक समझ आता है, अगर मैं बात करूँ तो इस एक्ट नंबर चेंज नहीं हुआ, वो 45 का 45 ही है। 2023 दिसंबर 25 2023 अथॉरिटी में इसको रखने की बात रखी गई थी। ठीक है जी। द फॉलोइंग एक्ट पार्लियामेंट रिसीव एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एसेंट जो इसे मिली थी वो कब मिली थी? 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से पार्लियामेंट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पे आया था, तो ये 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के टाइम पर ही आया था। इसका क्या मतलब है? इसका जो प्रियम्बल है वो हमसे क्या बात करता है? कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविज़न रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। सबसे पहली बात, इसके प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटैंटिव लॉ है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर प्रियम्बल की बात करें तो दो वर्ड लिखे हैं। एक लिखा है कंसोलिडेट और दूसरा यहाँ पर लिखा है अमेंड। मतलब इसमें अभी भी बदलाव किए जा सकते हैं। जब तक किसी भी प्रियम्बल में अमेंड लिखा जाएगा, इसका मतलब उसमें आगे और अमेंडमेंट होते रहेंगे। ऑफेंस मैटर कनेक्टेड जो इसके साथ कनेक्ट होते जाएंगे वो, और इंसिडेंटल देयर टू और आगे होने वाली चीज़ें वो, ये दोनों चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो सेक्शन 1 है। पहले एक्ट का नाम लिखा है तो एक्ट का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। इट कम इन्स टू द फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट अपॉइंटेड द डिफरेंट प्रोविजन। एवरी पर्सन शेल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। हर व्यक्ति लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता, नॉट अदरवाइज एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू प्रोविजन देयर। जब तक कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो इस प्रोविज़न के अंदर। विच ही शेल बी गिल्टी विद इन इंडिया। पहली चीज़ क्या कहना चाह रहा है? एवरी पर्सन पनिश्ड। तो क्या एज मैटर हुई? अभी तो एज की बात ही नहीं करी। कौन नहीं आएगा? जब तक कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और गिल्टी कहाँ पर हो? गिल्टी हो इन इंडिया में। ऐसा नहीं कि वो बाहर यूएसए में जाके कुछ करके आए और पनिशमेंट उसे इंडिया के अंदर मिल रहा है, नहीं। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति लाइबल है लॉ के द्वारा, जो कि इंडिया के अंदर उस व्यक्ति पे लगाया गया है या उसको उस लॉ को मानना है। टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this संहिता for any act committed beyond India। बार बार इस लाइन पे फोकस क्यों कर रहा है वो? कोई तो पर्पस होगा इसका। committed beyond India, इस लाइन पे बार बार फोकस कर रहा है। सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन committed within India। दो वर्ड यूज कर रहा है, बियॉन्ड एंड विदिन। मतलब जैसे मान लो ये इंडिया है और ये इसका एरिया है, तो इसके अंदर ही उसको क्राइम उसका कंडक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। द प्रोविज़न ऑफ दिस संहिता शेल ऑल्सो अप्लाई ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। द प्रोविज़न ऑफ दिस संहिता अब किस पर अप्लाई होगी, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो बियॉन्ड इंडिया विद इन इंडिया हो गया। दूसरी चीज़, ये किस पर अप्लाई होगी? या any offense committed any citizen of India in any place without and beyond India। कोई भी सिटीजन होगा, भले ही वो यहाँ रहता है या नहीं रहता है। मान लो एक व्यक्ति है, वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है। अब वो इंडिया में क्राइम कर किसी दूसरी कंट्री में भाग गया, ठीक है, चला गया, तो क्या उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी? मिलेगी। इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली मिलेगी। उसे पकड़ने तक के ऑर्डर होंगे, है ना।
एनी पर्सन ऑन शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, कोई भी अगर एनी पर्सन है या कोई शिफ्ट क्राफ्ट है रजिस्टर इंडिया के अंदर है तो वो भी ऑफेंस अगर कोई करती है तो कमिटेड बाय इन दिस प्रोविजन। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिकोर्स लोकेटेड इन इंडिया, अगर उसका ऑफेंस हमारे देश में हुआ है तो भी वो इस संहिता के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है ऑफेंस? ऑफेंस का मतलब क्या होता है? एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इज इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। कोई व्यक्ति जो है इंडिया के बाहर जाकर कोई ऑफेंस करता है, देखो लिखा है यहाँ पर एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी एक्ट आउटसाइड इंडिया करता है या अगर कमिटेड इन इंडिया में करता है तो वो इस संहिता के अकॉर्डिंग पनिशेबल होता है। बड़ा कंफ्यूज सा कर दिया। कोई इंडियन पर्सन ही कहीं बाहर जाकर कुछ ऑफेंस करता है, इस लाइन का ये मतलब निकाल सकते हैं बट ये मतलब नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई इंडिया का व्यक्ति इंडिया में क्राइम करके कहीं बाहर चला जाता है तो उसको इस संहिता के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन दी हुई है, क्या है? ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। एक व्यक्ति है सिटीजन ऑफ इंडिया, देखो आ गई ना बात, यहाँ पर इंडिया का सिटीजन है, मर्डर करता है किसी भी जगह पर विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ही कैन ट्राई टू बी कन्विक्टेड मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच ही मे बी फाउंड। उसको कन्विक्ट किया जाएगा वो जहाँ पर भी इंडिया के लोकेशन पे मिलता है ये चीज़। संहिता shall effect the provision of act punishing mutiny, desertion of officer, soldier, sailor, airman and service of government of India, other provision, any special law, local law applicable होंगे इस पे। ये संहिता जो है वो नथिंग इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं करेगी। अगर कोई सोल्जर है, सेलर है, एयरमैन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कोई प्रोविज़न है तो लोकल लॉ उस पर अप्लाई होंगे जो उनके लिए होते हैं। ये वाली संहिता वहाँ पे काम नहीं करेगी। तो सेक्शन 1 कितने क्लॉज में डिवाइडेड है? ये 1 to 6 के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं जो डेफिनेशन की बात करता है। अब इसमें अगर मैं आऊँ तो कितनी डेफिनेशन है टोटल डेफिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 28 है, 28 से भी ज़्यादा है, 40 टोटल। यहाँ पर चलते जाएंगे तो हमें दिखाई दे रहे हैं 39 डेफिनेशन। क्या सारी की सारी पढ़नी है? क्या सारी की सारी पढ़नी है? देखो एक बार अगर मैं बोलूँ तो जो फर्स्ट टाइम बेयर एक्ट को रीड कर रहा होगा उसे तो सारी ही डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। आजकल एग्ज़ाम का लेवल ऐसा आ गया है कि ये कोई भी चीज़ ना छोड़ते नहीं है। दूसरी चीज़, इनको ये पता है कि आप क्या पढ़ सकते हो क्या नहीं पढ़ सकते। तीसरी चीज़, ये आपसे बिल्कुल सीधा सीधा तो पूछेंगे ही नहीं। ये क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे डिनोट एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट, ये लिख देंगे। और ऊपर क्वेश्चन को ऐसा घुमाएंगे कि ये पहचान ही नहीं पाएंगे हम कि ये क्या है, ये डेफिनेशन ऑफ एक्ट है। समझ आ रहे हैं? तो इसलिए हर एक चीज़ को छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज का जो पेपर का लेवल है, आज का पेपर का लेवल आप देख लो। अभी राजस्थान का जो पेपर है हमारा, जो हम देख के आए थे सब, उसको देख लो आप। एक भी इतना बोला सेक्शन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, कुछ भी नहीं था पेपर में। पेपर में क्या था, पूरा वही बच्चा उस पेपर को दे पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं बेयर एक्ट पे, जिसने कम से कम बेयर एक्ट को 36 बार नहीं 100 बार पढ़ा हो, वो बच्चा उस पेपर को क्रैक कर पाएगा। जिसने बार बार लैंग्वेज बेयर एक्ट की पकड़ी हो, जिसने बार बार लैंग्वेज बेयर एक्ट की रटी हो, वही बच्चा उस पेपर को अटैम्प्ट कर पाएगा। फिर चाहे आप कितने भी रजिस्टर्स बना लो, कितना भी पढ़ लो, कितने भी, जिस बच्चे ने बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस किए होंगे और जिसके कॉन्सेप्ट्स जितने ज़्यादा क्लियर होंगे वो उस पेपर को क्रैक करके आएगा। ये चीज़ें थी। तो यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो पहला है एक्ट। एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? देखो दो तरह के एक्ट होते हैं। एक तो जो आप ये बेयर एक्ट की बात करते हैं वो बेयर एक्ट, और एक एक्ट, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है? ये जो एक्ट होता है ना, इसका ए कैपिटल होता है और ये जो एक्ट होता है इसका ए होता है स्मॉल। ये एक्ट आपका क्रिया बताता है, सिंपल अगर बोलूँ तो मैं, क्या बताता है? काम को बताता है कि आपने किया क्या है।
ये एक्ट जो होता है ये एक तरह से एक ऐसा एक्ट है जो हर किसी पे एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। एक्ट बुक एक ऐसी किताब जो हर किसी पर लागू होती है, ये वो एक्ट है। नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर्स अदर देन थिंग अ ह्यूमन बीइंग। एनिमल है, ऑब्वियस सी बात है, सांस लेता है, लिविंग क्रिएचर है, अदर देन ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर मीन्स बच्चा, लेकिन उसकी एज कितनी होनी चाहिए? बिलो द 18 ईयर्स होनी चाहिए, बिलो द 18 ईयर्स। अब बात आती है काउंटर फीट की। बहुत बार ये शब्द हमने सुना है, काउंटर फीट क्या होता है। सिंपल सा अगर इसको याद करना है तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको बोलते हैं डिसेप्शन, काउंटर फिटिंग करना। मानो मेरे पास ये एक सिक्का है, ठीक है, 1 रुपये का, ठीक है, क्या कर रहे हैं इसके साथ? इसको इस तरह से इंटेंड कर रहे हैं, इसका डुप्लीकेट तैयार कर रहे हैं, और क्या है वो मार्केट में चल रहा है। हु कॉज वन थिंग टू बी रिसेंबल अनदर थिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को तैयार करना, और नोइंगली इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। फिर भी वो चीज़ चल रही है, और वो क्या है? धोखा है, डिसेप्शन है, चीटिंग है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटर फिटिंग दैट द इमिटिएशन शुड बी एग्जैक्ट। ज़रूरी नहीं है कि ये काउंटर फिटिंग एक जरूर सेम हो। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है? व्हेन अ पर्सन कॉज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाना, एंड रिसेंबल इज सच दैट द पर्सन माइट बी डिसीव देयर बाय, it shall be presumed until the contrary the proved that the person so causing is one thing to resemble another intended by means resembling practice deception would be thereby practice। और वो कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब यहाँ पर एक चीज़ से दूसरी चीज़ उसकी नकल करना, इस तरह से कह सकते हैं। 5वां क्या है? कोर्ट। कोर्ट मीन्स होता है जज। जज क्या होता है? जज का काम क्या होता है? जो जुडिशली एक्ट करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है, एम्पावर होता है लॉ के द्वारा, और उसको काम कैसे करना होता है? उसी दायरे में रहकर उसको काम करना होता है। या उसके पास एक 482 की पुरानी एक पावर थी, खुद के बेस पर, खुद की समझ से जो उसको अच्छा लगे वो कर सकता था, इनहेरेंट पावर जिसको बोलते हैं। डेथ की बात करें तो मीन्स डेथ इज़ ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं जो लिविंग है वो, या जो व्यक्ति सडन मर जाता है, डेथ हो जाती है, मतलब लिविंग पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। डिसऑनेस्टली किसी के साथ धोखा करना, डूइंग एनीथिंग, इंटेंशन भी डिसऑनेस्टली के साथ क्या कॉज चलता है? इंटेंशन। कई बार ना डिसऑनेस्टली के इनिशियल्स पूछते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, कि डिसऑनेस्ट के इनिशियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला इनिशियल जो आता है यहाँ पर आता है इंटेंशन, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटेंशन। दूसरी चीज़ इन्हें क्या दिखाई देती है? दूसरी चीज़ दिखाई देती है इन्हें रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, ठीक है, ये चीज़ दिखाई देती है। टू अनदर पर्सन के लिए, एक व्यक्ति ने किसी के साथ डिसऑनेस्ट किया, उसमें डिसऑनेस्टी में अगर ये तीनों चीज़ें नहीं प्रूफ होती तो वहाँ पर डिसऑनेस्टी नहीं है। उसकी इंटेंशन थी, मगर उसकी इंटेंशन से किसी को लॉस नहीं हुआ या किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसको डिसऑनेस्ट में सिर्फ इंटेंशन को देखकर भी बीएनएस जो है उसके लिए कोई पनिशमेंट डिसाइड करता है या नहीं करता। इंटेंशन के लिए कोई पनिशमेंट है या नहीं है? इंटेंशनली सोचो कि हम किसी को, एग्जाम्पल है कोई व्यक्ति है वो मुझे जहर देना चाहता है, इंटेंशन है उसकी, बट उसने दिया नहीं, उसने कुछ किया नहीं, काम हुआ ही नहीं, तो डिसऑनेस्टी नहीं प्रूफ हो सकती। सिर्फ इंटेंशन, अकेले इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्ट भी होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन, लेटर हो गया, फिगर और मार्क्स हो गए, बाय मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स हो गया, विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ मैटर। इमेटीरियल बाय विट मीन्स अपॉन सब्सटेंस, लेटर, फिगर, मार्क्स आर फॉर्म, एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर मे बी यूज कोर्ट और नॉट, ज़रूरी नहीं है यूज़ होंगे नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या चीज़ है? A writing expresses term of contract which may be used as evidence of contract is a document। एक व्यक्ति ने एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक राइटिंग में कुछ लिखा, क्या उसे एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं? आंसर इज़ येस। तो वो क्या कहलाएगा? क्या वो डॉक्यूमेंट है? आंसर इज़ येस। अगर मैं किसी को कुछ लिख कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या वो एज अ डॉक्यूमेंट यूज़ किया जा सकता है? तो आंसर है येस। अ चेक
भी एक डॉक्यूमेंट है? हाँ जी है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है किसी की, जिसको जीपीए बोलते हैं या पीओए बोलते हैं, तो क्या वो भी डॉक्यूमेंट है? आंसर है यस। कोई मैप है, कोई प्लान है, उसको भी एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट है? हाँ है। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट? यस। कोई भी चीज़ अगर आपको लिखी हुई, छपी हुई, प्रिंटेड दिखाई दे रही है तो वो डॉक्यूमेंट है, जिसका कोई यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर है मीन्स, लेटर, फिगर और मार्क्स एक्सप्लेन द मर्सेंटाइल अदर यूजेस एक्सप्रेस बाय लेटर, फिगर, मार्क्स, मीनिंग ऑफ सेक्शन सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस। कुछ चीज़ें आती है एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो वो चीज़ जैसे कि यहाँ पर क्या है, राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल, एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर। द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट है, एक एक्सचेंज ऑफ बिल है, उसके पेएबल के लिए उसने अपना नाम लिख दिया, तो ये एंडोर्समेंट है। एक्सप्लेन द मर्केंटाइल यूजेस इज द बिल इज टू बी अ पेड टू द होल्डर। ये बिल बताता है कि ये पैसा आपने होल्डर को देना है। द एंडोर्समेंट इज द डॉक्यूमेंट शेल बी कंस्टिट्यूड इन द सेम मैनर पे टू द होल्डर और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटर्न ओवर द सिग्नेचर भी है उसके ऊपर, तो क्या ये डॉक्यूमेंट है? हाँ है। फ्रॉडलेंटली क्या होता है? किसी व्यक्ति के साथ डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन, डी फ्रॉड, नॉट अदरवाइज। इंटेंशनली कोई काम किया गया है तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। जेंडर, जेंडर के अंदर हमेशा इसको ही से ही प्रोनाउंस किया गया है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है। ट्रांसजेंडर जो है वो असाइन किए गए थे ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 2 के क्लॉज के के द्वारा। गुड फेथ, जब कोई काम हम बिलीव के साथ करते हैं, केयर और अटेंशन के साथ करते हैं, तो वो गुड फेथ कहलाता है। जैसे हमें पता है कि हम ये चीज़ खरीद सकते हैं, ये हमें नुकसान नहीं देगी, या हम ये चीज़ बेच सकते हैं, ये हमें नुकसान नहीं देगी, तो हम वो काम गुड फेथ से कर रहे हैं, इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल एंड स्टेट, फेडरल। हार्बर की बात करें, सप्लाई या पर्सन, एक व्यक्ति जो है जिसके अंदर सप्लाई आती है एक पर्सन के लिए, शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, आर्म्स, एम्यूनिशन, मीन्स, कन्वेंस, असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स, काइंड ऑफ, क्लॉज और नॉट। इंजरी की बात करें, इंजरी मीन्स इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अब कोई व्यक्ति पूछता है इंजरी, एक व्यक्ति आया और उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, उसने मुझे हार्म करने की कोशिश करी इलीगली। एक व्यक्ति आया, उसने मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मेरे माइंड पे कहीं ना कहीं उसने मेंटली टॉर्चर किया, मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया। एक व्यक्ति आया, उसने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ दिया, तो उसने मेरे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तो क्या ये सारी चीज़ें इंजरी में नहीं आती? आती है। इलीगली and legally bound to do, the word illegal is applicable to everything which is an offense। illegal word ही offense के लिए यूज़ हुआ है। अब वो offense कैसा है, किस प्रकार का है, ये इसके लिए एक टेबल होती है जो पुलिस के पास होती है। बाय द लॉ फर्निश ग्राउंड सिविल एक्शन पेड टू लीगली बाउंड टू डू एंड इज़ इलीगल टू हिम ओमिट। नेक्स्ट की बात करते हैं 16 जज। जज कौन होता है? ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज होता है। एम्पावर होता है लॉ के द्वारा, जो कि लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है। लीगल प्रोसीडिंग कितने तरह की होती है? दो तरह की, सिविल या क्रिमिनल। सिविल या क्रिमिनल। अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटेड। हु इज़ वन ऑफ द बॉडी और पर्सन, बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ ऑफ द जजमेंट देने के लिए। ठीक है, क्या हो गया? उसके बाद मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग कानून, जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज़ अ जज। तो ये आज 16 डेफिनेशंस हो गई हैं। इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, मैंने बोला है जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, बच्चा क्या जो हमारे साथ पढ़ रहा है, अगर वो पहली बार पढ़ रहा है तो वो सारी डेफिनेशंस को पढ़े, अच्छे से पढ़े, बार बार पढ़े, ठीक है जी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।